देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें सदा के सामने मौजूद दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी रिपोर्ट को जाएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुराने रूप में लौट आए नीतीश कुमार दोस्तों। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं दोस्तों जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और अमित शाह दोनों को समझ में आ गया होगा कि बिहार में उनके इशारे पर नहीं चलेगी जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन दोस्तों। और इस बीच कांग्रेस पार्टी की भी नीतीश के साथ में क्या होने वाली है बड़ी सांठगांठ बताएंगे। दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय सेना को लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उल्टा बयान दिया है दोस्तों। लेकिन अब कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को बड़ी राहत दी गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला और पूरन कुमार वाले मामले को लेकर राहुल गांधी की मौजूदगी के बाद क्या क्या हुआ है डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और अचानक से अडानी का ग्राफ क्यों नीचे की ओर गिरने लगा है दोस्तों, और क्यों अचानक से दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशकों ने अडानी ग्रुप से पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कहां पर दो राज्यों की पुलिस एक नेता को लेकर आपस में भिड़ गई दोस्तों। इसी के साथ में बिहार को लेकर सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव से यह तय होगा कि केंद्र में कौन शासन करेगा और बिहार में परिवर्तन होते ही केंद्र की सत्ता में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को एक बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों। इसमें दावा किया जाता है कि एनडीए गठबंधन ने अपने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एनडीए गठबंधन के अंतर्गत जनता दल यूनाइटेड को केवल 101 सीटें दी गई। भारतीय जनता पार्टी भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और बाकी 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई। 6 सीटें जीतन राम मांझी को और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को लड़ने के लिए दिया गया दोस्तों। यानी बीजेपी ने पूरी तरीके से साजिश करते हुए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बराबर सीटें लेकर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। ऐसे में जेडीयू के नेताओं में संजय झा और ललन सिंह जैसे कुछ नेता हैं दोस्तों जो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करके भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं, यानी भाजपाई एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जनता दल यूनाइटेड के नेता दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और नीतीश कुमार को बताते हैं कि हमने बीजेपी के साथ में 101 सीटों पर समझौता किया है, यानी भाजपा 101 सीटें लड़ेगी, नीतीश कुमार 101 सीटें लड़ेगी। इस पर नीतीश कुमार का पारा चढ़ जाता है दोस्तों। और कई सारी रिपोर्टों में बताया गया है कि जो लोग बीजेपी के साथ में बैठकर दिल्ली में बातचीत कर रहे थे उनको ऑफिस के बाहर रखा गया। नीतीश कुमार ने फटकार लगाते हुए 9 और सीटों की डिमांड कर दी दोस्तों। इसके बाद नीतीश कुमार ने खुद से मोर्चा संभाला और आज तक बिहार के इतिहास में जनता दल यूनाइटेड की ओर से पार्टी के चुनाव चिन्ह को कभी भी नीतीश कुमार ने अपने हाथ से उम्मीदवारों को नहीं दिया था। लेकिन पहली बार नीतीश कुमार ने 3 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह पकड़ाया दोस्तों। और 3 ये जो उम्मीदवार थे ये वो है जिनको चिराग पासवान को दी गई सीटों पर मैदान में उतारा जा रहा है, यानी नीतीश कुमार पुराने फॉर्म में लौट आए हैं दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड ने कोमल सिंह को गायघाट विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया। एलजेपी यानी चिराग पासवान के खाते में ये सीट गई थी, जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसी तरीके से एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को राजगीर की सीट गई थी दोस्तों। यहां पर जेडीयू ने अपने नेता कौशल किशोर को टिकट दे दिया, नीतीश ने टिकट दिया अपने हाथ से। और सोन बरसा में जेडीयू के रत्नेश सदा जो मंत्री हैं उनको टिकट दे दिया गया, यानी चिराग पासवान की सीटों पर नीतीश कुमार खुद के उम्मीदवार खुद से उतार रहे हैं दोस्तों। यानी नीतीश कुमार ने खुली चेतावनी दे दी है और खुलकर बोल दिया है कि वो किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। यानी 3-3 सीटों पर चिराग की सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारकर खुद से उतारकर बता दिया है कि मोदी और शाह की अब एनडीए गठबंधन बिहार में नहीं चलने वाली है दोस्तों। इसके बाद एक और तगड़ा खुलासा हुआ है। खबर यह है कि नीतीश कुमार खुलकर बिहार में फील्डिंग और बैटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से आश्वासन मिला है दोस्तों। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस पार्टी में बातचीत चल रही है। ये एक बड़ा दावा किया है वरिष्ठ पत्रकार सतीश सिंह ने दोस्तों। टीवी चैनल पर अमूमन दिखाई देने वाले मशहूर पत्रकार सतीश सिंह की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जेडीयू और कांग्रेस पार्टी में बातचीत चल रही है। अगर यह बात सच है दोस्तों तो जरूर नीतीश कुमार को आश्वासन मिला है, इसीलिए नीतीश कुमार बीजेपी और अमित शाह को आईना दिखा रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लखनऊ की एक अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों। यह मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान को लेकर है, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है भारतीय सेना को लेकर। हालांकि दोस्तों इस तरीके के मामले जानबूझकर किए जाते हैं राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को बदनाम करने के लिए। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की दोस्तों। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, यानी अभी यह मामला टाल दिया गया है नवंबर तक और राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी बीते दिन पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने के लिए गए और जैसे ही वो मुलाकात करके लौटे दोस्तों कई दर्जन माइक राहुल गांधी के आगे लगा दिया गया और राहुल गांधी से सवाल पूछे गए। राहुल गांधी ने सवालों का भी जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी है दोस्तों। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को ड्रामेबाजी बंद करना चाहिए, न्याय दिलवाना चाहिए। पूरन कुमार जी का पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, डीजीपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए
और जांच पड़ताल करके उन सभी लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जो इस पूरे मामले पर दोषी है। राहुल गांधी ने कहा कि दलित समाज के लोगों के बीच में गलत मैसेज जा रहा है। पूरा परिवार लगातार गुहार लगा रहा है। राहुल गांधी के साथ में पार्टी के सारे हरियाणा के शीर्ष नेता मौजूद थे दोस्तों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कुमारी सैलजा और कई विधायक भी मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने अपना पूरा समर्थन दिया है। देखते हैं भाजपा सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या फिर आनाकानी करती है। अगर आनाकानी किया जाएगा तो जरूर ये मामला और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर अडानी ग्रुप के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी होती जा रही है दोस्तों। एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि अडानी ग्रुप के अंदर जो पहले विदेशी कंपनियां पैसा लगाया करती थी, जिनको विदेशी निवेश बोला जाता था, वो धीरे धीरे करके अडानी ग्रुप से पैसा बाहर खींचने लगी है। जो जानकारी है उसके अनुसार दोस्तों मौजूदा समय में 7,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश अडानी ग्रुप से बाहर निकल चुके हैं। खाड़ी देशों के निवेशकों का अडानी ग्रुप पर भरोसा धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। अब अडानी ग्रुप का भविष्य घरेलू निवेशकों के हाथों में है, यानी लोग जो यहाँ पर पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं अडानी या किसी भी भारतीय कंपनियों के दोस्तों, तो उन्हीं के भरोसे अडानी ग्रुप अब दिखाई दे रहा है। जबकि विदेशी इन्वेस्टर अब ज्यादा भरोसा जता नहीं पा रहे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के मामले पर दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई सारे नेता और मंत्री मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों। जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया वे लोग अपना खुद का रास्ता बनाने लगे हैं। ऐसे ही है समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने उजियारपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ताल ठोकने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने मेरे मेहनत को सम्मान नहीं दिया तो मैं पार्टी को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। और इसके बाद वो कहते हैं कि पार्टी किसी एक की नहीं होती, हम सबकी पार्टी है, हम विचारधारा के प्रति समर्पित है। और इसीलिए बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि वो मैदान में उतरेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद है कि उनके चुनाव लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि कैसे कार्यकर्ताओं को अलग थलग करने पर नुकसान झेलना पड़ता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर पंजाब में राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों के जाली साइन करके नामांकन दाखिल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नामांकन दाखिल करने वाले जयपुर के नवनीत चतुर्वेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। हालांकि गिरफ्तार करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पंजाब की पुलिस चंडीगढ़ के रूपनगर पुलिस स्टेशन पहुंची दोस्तों, लेकिन यहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए जब चंडीगढ़ पुलिस ने नवनीत चतुर्वेदी को सुरक्षा दे दी दोस्तों। ऐसी स्थिति में जोरदार तरीके का बवाल हुआ। दोनों पुलिस के बीच में जमकर बहस हुई क्योंकि चंडीगढ़ में गिरफ्तारी करने के लिए पंजाब की पुलिस गई थी दोस्तों। तो चंडीगढ़ की लोकल पुलिस ने पंजाब पुलिस को हेडक्वार्टर में बिठाकर रखा और इसके बाद जब वो गिरफ्तारी करने के लिए गए तो जोरदार तरीके का जद्दोजहद देखने को मिला। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर चंडीगढ़ की पुलिस ने सुरक्षा क्यों दी? क्या किसी नेता के इशारे पर ऐसा हुआ? क्योंकि चतुर्वेदी अगर गलत तरीके से विधायकों के सिग्नेचर करके चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं तो आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान झेलने को मिल सकता है। और किन लोगों को फायदा लग रहा है कि वो सुरक्षा दिलवा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें मध्य प्रदेश के दामोह में ओबीसी वर्ग के एक युवक के पैर धुलवाकर पानी पिलवाने के मामले को लेकर एमपी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने दामोह पुलिस और जिला प्रशासन को आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं दोस्तों। बता दें कि ये पूरा मामला जातीय भेदभाव और मानवीकरण के खिलाफ का पूरा मामला है, जहां पर एक युवक से सामंतवादी लोगों ने पैर धुलवाकर उसे पीने के लिए मजबूर किया दोस्तों और कई और तरीके से प्रताड़ना दी गई। इस मामले पर पुलिस के आनाकानी के बाद अब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, यानी खुद से इस मुद्दे पर कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कोर्ट ने एकदम सही किया, इस तरीके के किसी भी जातीय भेदभाव के मामले को लेकर कोर्ट को पुलिस प्रशासन का इंतजार करने की जगह खुद से ही संज्ञान लेकर प्रशासन के लोगों को आदेश जारी करना चाहिए और जब तक सही से एक्शन ना हो तब तक कोर्ट को निगरानी करनी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर जीतन राम मांझी के सामने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अब खुलकर बैटिंग करते हुए मैदान में उतर गए हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गया से सांसद और विधायक रहे हरि मांझी ने अब खुलकर जीतन राम मांझी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है दोस्तों। बीजेपी के नेता हरि मांझी, जिनका टिकट काटकर जीतन राम मांझी को सीट दी गई है दोस्तों, वो कहते हैं कि महादलित के नाम पर राजनीति करने वाली हम पार्टी अब परिवारवाद की दुकान बन चुकी है। टिकट बहू को दिया गया, समधन को दिया गया और जमीनी कार्यकर्ताओं को किनारा कर दिया गया। यानी जीतन राम मांझी के परिवार के दो लोग, जिसमें एक उनकी बहू है और दूसरी उनकी समधन है, दोनों को टिकट दिया गया है दोस्तों। एक को उन्होंने इमामगंज से उतारा है उनकी बहू को और 12 चट्टी से ज्योति देवी
को मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर परिवार में टिकट बांटे गए। तो बीजेपी के नेता हरि मांझी कहते हैं कि महादलित समाज अब मूर्ख नहीं है, हमें ठेकेदार नहीं संघर्ष से निकले सच्चे प्रतिनिधि चाहिए जो उत्थान की बातें करेगा, वोट उसी को मिलेगा। महादलित के नाम पर ब्लैक मेलिंग और परिवारवाद अब नहीं चलेगा। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का नेता और स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता जिस तरीके के बयान दे रहा है, इससे लग रहा है कि उनकी बहू अब मैदान में उतरने वाली है। यानी इनके बेटे की पत्नी को भी चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है। बीते दिन एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि मांझी के खिलाफ हरि मांझी की बहू चुनाव लड़ सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो जीतन राम मांझी को कम से कम एक सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कई सारे संगठनों के माध्यम से भी मांझी को धमकियां दी जा रही है कि अगर उनके लोगों को टिकट नहीं दिया गया तो विरोध करेंगे। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोस्तों एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से राहुल को राहत मिली है, क्योंकि राहुल के खिलाफ जो मामला दायर किया गया था उसकी निगरानी याचिका खारिज कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में जनसभा के दौरान राहुल गांधी के बयान को लेकर मोहम्मद अनवर ने दायर की थी शिकायत और परिवाद, यानी एक और मुकदमा राहुल गांधी के ऊपर चलाने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए का इस्तेमाल करने का बचाव किया है। शीर्ष अदालत को सौंपे गए एक हलफनामे में लेह के जिला अधिकारी ने कहा कि एनएसए लगाने में उचित प्रक्रिया का ईमानदारी और सख्ती पूर्वक पालन किया गया है दोस्तों। यानी कोर्ट में भाजपा सरकार के वकील की ओर से यह जानकारी दी गई है। अब इस पर देखना होगा कि आगे जो याचिका करता है उनकी ओर से क्या बोला जाता है और इस पर कोर्ट में चर्चा के दौरान क्या क्या बातें निकलकर सामने आती है। जो भी जानकारी जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर लेह के सर्वोच्च संस्थान करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिन की दोस्तों और 24 सितंबर की घटना के बाद स्थिति पर बात की और मामले की न्यायिक जांच की मांग को दोहराया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेह के सर्वोच्च संस्थान करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सभी नेता मौजूद रहे दोस्तों, जिसमें समूह के लोगों ने कहा कि सरकार की ओर से मांगी गई सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने आगे घोषणा की है कि क्षेत्र में जल्द ही एक मौन मार्च निकाला जाएगा। इसमें शामिल होने वाले लोग अपने हाथ पर काली पट्टी पहनेंगे। इसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरी तरीके से ब्लैकआउट करके प्रोटेस्ट किया जाएगा, विरोध जताया जाएगा। यानी विरोध करने के अब नए तरीके फिर से ढूंढे जाएंगे। यानी आंदोलन तो चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि सोनम वांगचुक को किन अपराधों में जेल में बंद रखा गया है, इस पर अब सब कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि आंदोलन तो ठीक है शुरू हो रहा है, लेकिन जो नेता के तौर पर काम कर रहे थे सोनम वांगचुक, उनकी अनुपस्थिति में किस तरीके की रैली हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सरकार को बताना चाहिए कि किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर एनएसए जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि दोस्तों डीएम वहां के जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो लगाया गया है सही तरीके से लगाया गया है। देखते हैं कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ निकलकर सामने बातें आती है। इसी के साथ में बिहार के औरंगाबाद के नबीनगर में जनता दल यूनाइटेड के नेता शिवहर से विधायक चेतन आनंद का जेडीयू कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड ने शिवहर के सांसद लवली आनंद के पुत्र चेतन को टिकट दिए जाने को लेकर यानी हरी झंडी दिए जाने के मामले को लेकर विरोध जताया। आनंद मोहन नबीनगर पहुंचे थे, जहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता आक्रोशित महसूस कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कहीं से किसी को भी लड़वाया जा रहा है चुनाव। ऐसा लग रहा है कि मानो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड वालों को अपने युवा कार्यकर्ताओं की जो मेहनत करते हैं नेता, उनकी कोई परवाह नहीं है। जिसको मन कर रहा है उसको टिकट दे रहे हैं। तो विरोध भी अब उसी तरीके का देखने को मिल रहा है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी में टिकट बंटवारे पर बेगूसराय जिला जहां से गिरिराज सिंह आते हैं दोस्तों, वहां पर भी खुलकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला है। बखरी सुरक्षित सीट से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित न होने पर और तेघरा से स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट न दिए जाने के मामले को लेकर जबरदस्त विरोध रहा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता यहां से चुनाव लड़ सकते हैं या लेफ्ट पार्टी के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता गौतम सिंह राठौर ने बखरी सीट पर सुपड़ा साफ होने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरिराज सिंह को इस बार टिकट बंटवारे में ज्यादा भाव नहीं दिया गया, बल्कि उनसे कुछ नहीं पूछा गया दोस्तों। अपने हिसाब से मोदी और शाह ने तय कर लिया कि किसको किसको चुनाव लड़वाना है। अगर आप भी मानते हैं कि ये सारे समीकरण ऐसे बन रहे हैं जिससे पता चलता है कि अब धीरे धीरे करके जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों के कारण चुनाव हारेगी, क्योंकि लोग खुद मैदान में या तो उतर रहे हैं या फिर खुलकर पार्टी में रहकर ही विरोध कर रहे हैं। साथ साथ
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी द्वारा 71 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद रक्सौल से टिकट न मिलने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र कुमार कुशवाहा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वे पूर्व नगर परिषद के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। दोस्तों, जितेंद्र कुशवाहा रक्सौल के जाने माने व्यवसायी माने जाते हैं और उन्होंने भी अब खुलकर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, यानी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के एक और बड़े नेता साथ हिमाचल प्रदेश में एक युवती से पूर्व बीजेपी के सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे ब्रजेश्वर कश्यप की ओर से शादी का झांसा देकर उत्पीड़न किया गया। दोस्तों, युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। भाजपा के हाई प्रोफाइल नेता के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं और इस तरीके के कांड किसी न किसी दिन सामने आते ही रहते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोमती नदी के पुनर्जीवन मिशन की घोषणा को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में हमने गोमती नदी पर सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बनाया था और ये अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से होंगे दोस्तों तो जानते हैं कि अखिलेश यादव ने कितना सुंदर रिवर फ्रंट बनाया था। इसके बाद वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सब खराब कर दिया। अब इस सरकार की चली की बेला है कि मुख्यमंत्री जो गोमती नदी की सफाई को ढोंग कर रहे हैं, यानी अब इनके जाने का टाइम आ चुका है तो अब ये गोमती नदी को साफ करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की नाराजगी एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐसा काम करने का फैसला लिया था दोस्तों जिस पर अमूमन लोग वोट नहीं देते। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने लोगों के लिए रिवर फ्रंट बनाकर दिया और जब रिवर फ्रंट बना दोस्तों तो भाजपाई आरोप लगाने लगे कि भ्रष्टाचार हो गया और एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट को लेकर उल्टा सीधा बोलकर उसके लिए माहौल खराब किया गया। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव के विकास कार्यों में जो दो सबसे बड़े अचीवमेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे है और दूसरा गोमती का किनारा है, यानी गोमती का रिवर फ्रंट है। दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश की जनता को ये बातें भी याद आने वाली होंगी तो लिखेगा जरूर। साथ साथ पीडीए समाज के लोगों को आगे करने का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी ने ऐसा दावा करते हुए सपा की ओर से एक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है दोस्तों, जिसमें आगरा अलीगढ़ खंड से डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता को समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद शिक्षक चुनाव के लिए लड़वाने का फैसला लिया है। मेरठ गाजियाबाद खंड से श्री नितिन कुमार तोमर को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है, यानी दोनों एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। पीडीए के नाम एकजुट मतदान, सपा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद शिक्षा चुनाव को लेकर ये अपडेट है। कांग्रेस पार्टी भी अपने 11 के 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। देखते हैं चुनाव किस तरीके का होगा, परिषद का चुनाव। इसके बाद अगला बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत का है दोस्तों अगली साल। साथ पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल होने के बाद सियासत को गरमा दिया है दोस्तों। आरोप प्रत्यारोप और जुबानी हमलों के बीच मंगलवार को नवरत्न हाता स्थित राजद के कार्यालय में पूर्व सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से 3 लोगों के कब्जे में आ चुका है, नीतीश के कब्जे से दूर हो चुका है। संजय झा से लेकर अशोक चौधरी और ललन सिंह ने पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। अब ये नीतीश कुमार के कंट्रोल में बातें नहीं रही और पहले नीतीश कुमार की पार्टी को लव कुश की पार्टी कहा जाता था, यानी कोयरी समाज और कुशवाहा समाज के लोग जमकर नीतीश कुमार को सपोर्ट करते थे, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी को अपनी पार्टी समझते थे और इसीलिए नीतीश कुमार लव कुश समीकरण के साथ में स्थिति को हमेशा से ऐसे अनुकूल बनाकर रखते थे कि उनकी सरकार में उपस्थिति के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। और अब नीतीश कुमार को जानबूझकर 3 नेता मिलकर मेन समीकरण से दूर लेकर जा रहे हैं, यानी मैसेज है नीतीश कुमार के लिए कि वो अभी भी अपनी पार्टी के लोगों को कंट्रोल में रखे, वरना नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर आ चुकी है। कई लोगों का मानना है कि संजय झा जनता दल यूनाइटेड में रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एजेंट का काम करते हैं। ऐसा ही हाल अब ललन सिंह का हो चुका है जो केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें नीतीश कुमार ने एक और बड़ी चाल चल दी है दोस्तों। नीतीश कुमार ने अब चौथी सीट पर भी सारण के अंदर चिराग पासवान की सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आपको बता दें कि सारण जिले के अंतर्गत आने वाले एकमा सीट पर नीतीश कुमार ने अपने नेता धूमल सिंह को टिकट दे दिया है, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। चिराग पासवान को यह सीट दी गई थी, लेकिन नीतीश कुमार खुद का उम्मीदवार उतारकर चिराग पासवान को यहां पर भी ओपन चैलेंज दे रहे हैं दोस्तों। यानी नीतीश कुमार अब अनकंट्रोलेबल, यानी ऐसा लग रहा है कि वो लिमिट के पार हो चुके हैं, खुलकर बोल चुके हैं भाजपाइयों के तुम्हें जो करना है करो, मैं तो सीटें बांटूंगा, टिकटें बांटूंगा, अपने लोगों को मैदान में उतारूंगा। अब चिराग पासवान की फील्डिंग सेट कर रहे हैं नीतीश कुमार। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। पार्टी ने 40 उम्मीदवारों को अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए मैदान में उतार दिया है। पहली सूची में पश्चिम चंपारण, कटिहार, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, समस्तीपुर के साथ साथ बेगूसराय, भागलपुर, बांका और भोजपुर के साथ साथ बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और जमुई से टोटल 40 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर अच्छा चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या वो कुछ सीटें इस बार जीत कर आएंगे? 4-5 सीटें जीतने की स्थिति है, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिली थी दोस्तों। इसी के साथ में डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत को छुट्टी पर भेज दिया गया जब राहुल गांधी का दौरा हरियाणा में होने वाला था। अब जो जानकारी है उसके अनुसार कई सारे खुलासे का दावा करते हुए वकीलों ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि शत्रुजीत कपूर के पास अवैध संपत्तियों का भंडार है। क्या बीजेपी की सरकार उसको बर्खास्त इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो सबकी पोल खोल देंगे? ऐसे कई और तरीके के दावे हैं। साथ साथ दोस्तों आजम खान को बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की बातें कर रही थी, तो इस पर एक अच्छा दिलचस्प जवाब आया है आजम खान का। वो कहते हैं कि मैं तो बकरी चोरी करता था, बकरी चोर हूं, तो फिर मुझे क्यों वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी जा रही है? यानी सवाल भाजपाइयों के लिए है दोस्तों, जो इतने छोटे छोटे मुकदमे करके इनको जेल में डालने के भाजपा सरकार और प्रशासन के काम को सही बताते हैं। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आजम खान ने एकदम सही किया, और अगर आजम खान पर इतने चिंदी चोर जैसे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, चिंदी से मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, तो फिर उनकी प्रतिक्रिया भी इसी तरीके की होगी। कम से कम आजम खान पर अगर कोई कार्रवाई करवानी थी भाजपा वालों को, तो केस ऐसा बनाते जो लोगों को विश्वास भी होता। कभी किताब चोरी के आरोप लगाए गए, कभी बकरी चोरी के आरोप लगाए गए, कभी अलग अलग तरीके के दोस्तों छोटी छोटी चोरियों के आरोप लगाकर उनको जेल में रखा गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।